मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका खबरनामा में। चुनाव, यह शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव के दौरान आपको एक विकासशील नेता को चुनने का अधिकार होता है। 5 साल के अंतराल में चुनाव के दौरान आपको ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करने का मौका मिलता है जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके। तो वहीं जिधर चुनाव की आहट आती है, उधर राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार शुरू हो जाते हैं। गांव-गांव, गली-गली तक पॉलिटिकल पार्टियों के झंडे दिखने लगते हैं। नेताजी लोगों के दौरे शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है तो वहां भी अलग अलग पार्टियों के समर्थन वाले कंटेंट शेयर होने लगते हैं। चुनाव थोड़ा नजदीक आता है तो रैली, सभा और रोड शो का दौर शुरू हो जाता है। इतने बड़े बड़े आयोजनों को देखकर मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि इन पार्टियों के पास इतना पैसा आता कहां से है। इस सवाल का थोड़ा बहुत जवाब मिलता है हमें उस रिपोर्ट से जो हर साल राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास जमा कराते हैं और इसमें वो अपने मिले चंदे का हिसाब किताब देते हैं। इसी रिपोर्ट से कुछ दिलचस्प जानकारियां सामने आई हैं जो आज आपको हम बताएंगे। तो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जिस तरीके से चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें बताया गया है उनको कितना कैसे चंदा मिला है, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो 2019-20 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टी को चंदा जो मिला है वो बीजेपी को 2,500 करोड़ रुपए चंदा मिला है और ये पिछले के साल की तुलना में काफी ज्यादा बताया जा रहा है। कांग्रेस का अगर जिक्र किया जाए तो 318 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2019 और 2020 के वित्तीय वर्ष में मिले हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस का अगर जिक्र किया जाए तो 100 करोड़ रुपए चंदा तृणमूल कांग्रेस को भी मिले हैं और इसके साथ ही डीएमके को 45 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टी को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अब ये चंदा मिलता है और शिवसेना का अगर जिक्र किया जाए तो 41 करोड़ रुपए का चंदा मिला है शिवसेना को भी और इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 20 करोड़ रुपए का चंदा मिला है 2019 और 2020 के वित्तीय वर्ष में। और इसके बाद अगर जिक्र किया जाए आम आदमी पार्टी का तो आम आदमी पार्टी को भी 17 करोड़ रुपए का चंदा मिला है 2019-20 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये चंदा मिला है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा मिलता है वो सूचना गुप्त रखी जाती है, बताई नहीं जाती है। राष्ट्रीय जनता दल को 2.5 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसके जरिए जो लोग चंदा देते हैं उन लोगों का जिक्र या उन लोगों का खुलासा नहीं किया जाता है कि किसने कितना चंदा पार्टी को दिया है। तो चुनाव आयोग के सामने पेश की गई एक वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है और यह आमदनी वित्तीय वर्ष 2018-19 में पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले 1450 करोड़ रुपए से करीब 76% अधिक है। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 18 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल मिलाकर लगभग 3,441 करोड़ रुपए की राशि चंदे के तौर पर मिली है और इस कुल राशि का करीब 75% हिस्सा केवल और केवल बीजेपी के खाते में गया है। जहां एक तरफ बीजेपी को मिली राशि कई गुना बढ़ी है तो वहीं 2019-20 के वित्तीय वर्ष में ही कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केवल 318 करोड़ रुपए मिले हैं और यह धनराशि उन 383 करोड़ रुपयों में से 17% कम थी जो पार्टी को 2018-19 में मिले थे। और
तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर जिस तरीके से इन पार्टियों को इतना फंड मिलता है और ये राजनीतिक दल लगातार चुनाव प्रचार में ये पैसा पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन इसका हिसाब किताब कुछ होता नहीं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राकेश सिंह यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश सिंह जी आप ही के पास आएंगे। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पार्टियों को फंड मिलता है, चंदा मिलता है बड़ी तादाद में, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस इसे किस नजरिए से देखती है कि इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती है कि किस व्यक्ति ने दिया, कितना पैसा दिया और किस पार्टी को दिया। देखिए, ये जो सिस्टम इलेक्टोरल बोर्ड का बॉन्ड का है, ये अरुण जेटली जी का बना हुआ ताना बाना है, जिसमें इतने सारे लूप होल्स हैं और इतनी गलियां हैं बचने की कि जो लोग चंदा देते हैं उनका एक तो नाम नहीं बताया जाता। वो चंदा जिस माध्यम से बैंक तक आता है और उसके बाद उनको बॉन्ड दिए जाते हैं, वो बॉन्ड वो ले जाके जिस चाहे पार्टी को वो दे सकते हैं, और वो पार्टी जब उन बॉन्ड के माध्यम से वो पैसा कैश करा लेती है अपने अकाउंट में, तब भी उस व्यक्ति का नाम किसी को पता नहीं चलता है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में कोई भी व्यवस्था जहां इस देश में किसी भी पार्टी का शासन हो, जब हम ये बोलते हैं कि सब कुछ पटल पे सदन के रहेगा, सत्य बोलेंगे, सत्य निष्ठा की कस्में खाते हैं, उसकी वचनबद्धता होती है, उसके बाद एक ऐसी परिपाटी का निर्माण करना जिसमें शुरू से अंदेशा ये रहता है कि भ्रष्टाचार है, किसी भी पार्टी को चंदा जा रहा हो। अब सामान्य तौर पर भारत का नागरिक मंदिर में प्रसाद चढ़ाने भी जाता है, 10 रुपए का नारियल और कुछ प्रसाद लेता है, तो वहां उसकी कुछ मंशा होती है कि ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। बिल्कुल। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो 2,500 करोड़ चंदा किसी पार्टी को दे रहे हैं? मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो पार्टियों को दे रहे हैं, और वो इतने निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड वो खरीद रहे हैं उससे 1 रुपए के ब्याज का फायदा उनको नहीं है। उसके बाद भी वो उसमें पैसा देके, बॉन्ड लेके, वो फिर पार्टी कार्यालय जाके उसको दान में दे रहे हैं। तो ऐसे लोग भारत में अगर हैं तो मेरे ख्याल से तो गरीबी दूर हो जाना थी। अब तक सड़कों पे लोगों को सोना नहीं था, भूख से मरना नहीं था, कोरोना से इतनी मौतें नहीं होती, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही थी, उस समय ये पैसा काम आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस देश में जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, जो उनकी जवाबदारी थी, बाकी पार्टियों को मैं जिम्मेदार इसलिए नहीं मानता कि जो व्यवस्था सरकार रहती है वो बनाती है, और उसका पालन देश का हर नागरिक करता है। अगर उसका विरोध करेंगे व्यवस्था का तो वो देशद्रोह कहलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को इस व्यवस्था में सुधार लाना था, जब इन्होंने उसको लागू किया था वो नहीं लाया, आज भी वो नहीं लाना चाहते। चुनाव आयोग तो कठपुतली है, जो भी सरकार आएगी उसकी वो कठपुतली रहता है, उसको सिर्फ उतना ही काम करना है, चुनाव कराना है और अपना टेंट सामान उठाना, वापस उस बिल्डिंग में जाके बैठ जाना है। क्या हिसाब है इन चंदे का, कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि देने वाले कौन है? कहीं वो आतंकवादी संगठन तो नहीं है, कहीं विदेशी फंडिंग तो नहीं है, जो आप बोलते हैं अराजकता हमारे देश में फैला रहे हैं, दूसरे देश पैसा बेच के यहाँ की व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, कहीं वही फंडिंग तो आप इन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए नहीं ले रहे हैं, कोई भी पार्टी ले रही हो। तो फिर क्या डर है मोदी जी को कि अगर सब चीज सार्वजनिक हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है, क्या आप फलाचंद जी को चंदा देना है भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ रुपए, ये नाम आ गया उनका, क्या दिक्कत है? उसमें क्या अपराध हो गया? जब आप एक छोटे से सामान्य आदमी क्या छापा डाल देते हैं कि आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, आपने जीएसटी नहीं भरा, आपने फलाचंद नहीं भरा, इसकी फीस नहीं दी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। एक बयान आप गलत दे दो तो आपको गिरफ्तार किया जाता है, सोशल मीडिया पे कुछ गलत लिख दो आपको गिरफ्तार किया जाता है। इतनी बड़ी चोरी खुलेआम हो रही है बैंक के माध्यम से, वहां कोई गिरफ्तारी नहीं। पूछ ले रहे हैं। ये देश जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। अश्विनी शाही जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अश्विनी जी, इतनी बड़ी चोरी हो रही है और खुलेआम चोरी हो रही है, ये न्यू इंडिया में कैसा समय है और कौन सा नियम है, कौन सा कायदा है कि अगर हम चंदा किसी को दे रहे हैं तो उसकी जानकारी हम नहीं दे सकते हैं कि पार्टी को किसने और कितना चंदा दिया? हमारे भाई राकेश जी ने अभी इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, यहाँ भाषण देने की आवश्यकता नहीं है।
हर दल चंदे से चलता है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, चंदे से चलता है। और भारतीय जनता पार्टी के चंदे का मुकाबला ये लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हमारे कितने सदस्य हैं पूरे विश्व में, उस सदस्यों की संख्या और कांग्रेस अपने सदस्यों की संख्या गिन ले और हर व्यक्ति अगर 1000 रुपए चंदा दे दे हर साल, तो ये लोग तब जाएंगे बहुत नीचे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मत करिए। रही बात अरुण जेटली जी का ताना बाना है और किसका है, ये इसका मतलब नहीं है। क्या कांग्रेस चंदा नहीं पाती थी? वहाँ किसका ताना बाना था योगेश जी? पिछले 2004 से या लगभग 56 सालों तक इन्होंने सरकार चलाया है इस देश में। क्या बगैर चंदे के चलाया है? अगर हम 7 सालों से यहाँ पर आज है सत्ता में और श्रद्धेय वाजपेयी जी का कार्यकाल उधर छोड़ दिया जाए तो हम इधर की बात कर रहे हैं, तो क्या उसने 56 सालों में कोई नीति निर्देशन, दिशा निर्देश इनको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? अगर इन्होंने बना दिया होता, अगर कोई कानून ले आए होते या अपना हिसाब देते कि ये स्टैंडर्ड है कि हम चंदा लेंगे और ये हिसाब हम देंगे, तो आगे भी जो दल आते सत्ता में वो देते, या जो राजनीतिक दल होते वो भी हिसाब देते। अश्विनी शाही जी, लेकिन बात ये है कि वो चाहे कांग्रेस को मिले चंदा, चाहे भारतीय जनता पार्टी, किसी भी दल को मिले चंदा, उसकी सार्वजनिक तौर पर पुष्टि की जानी चाहिए ना। योगेश जी मैं उसी पर आ रहा था, लेकिन अभी एक्चुअली हमारे राकेश भाई ने लंबा भाषण दे दिया, जैसे इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ इन्होंने बता दिया। इसलिए इनको बताना जरूरी है कि अरुण जेटली जी से शुरू किया, मैं तो 56 सालों की बात कर रहा हूँ। आपको 2004 में 418 करोड़ रुपए चंदा मिला था राकेश जी, उसका आपने हिसाब दिया? नहीं दिया। अब मैं आता हूं योगेश जी आपके सवाल पर। देखिए, जो भी चंदा आता है, चाहे वो एक नियम है चुनाव आयोग के द्वारा बनाया हुआ है कि 20,000 रुपए से ऊपर का कोई चंदा देता है उसका नाम उजागर किया जाता है। और कोई भी दल होता है वो अपना एक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है, उस दाखिल करने में वो स्रोत जरूर बताता है, नाम उजागर नहीं करता है, स्रोत जरूर बताता है कि हमको सदस्यता से आया, हमको कूपन से आया, हमको इलेक्टोरल बॉन्ड से आया या इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया। तो ये जहां से भी आता है वो उसका हिसाब किताब उस इनकम टैक्स के रिटर्न में जरूर आता है। तो अब सर, अगर पूरा देश चाहता है कि एक एक व्यक्ति का नाम बताया जाए तो वो नाम बताना, क्योंकि देखिए बहुत सी चीजें होती हैं राजनीतिक दलों के सामने, मतलब यहाँ पर स्पष्ट बोलने की बात होगी कि राजनीतिक दलों के सामने भी कई तरह की मजबूरियां होती है। परिवार चलाना है, एक छोटा हम लोग 1000, 500, 50,000 रुपए की तनख्वाह में चलाते हैं परिवार। जब कोई दल बड़ा हो जाता है, हम तो आज आए हैं, 80 में हमारा उदय हुआ है, लेकिन कांग्रेस कब से है? ये लोग तो कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन हम लड़े हैं, फ्री में लड़े हैं क्या? लेकिन वो कहीं न कहीं से कोई न कोई सहायता देता है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से रही योगेश जी कि हमारे स्वयंसेवक कहीं जाते थे, हमारे कार्यकर्ता कहीं जाते थे, कहते थे शाम का भोजन आपके यहाँ है मान्यवर, और हमारे वो कार्यकर्ता वही करते थे। लेकिन जब पार्टी की शक्ल में आ गई भारतीय जनता पार्टी, तो चंदे का कार्यक्रम यहाँ भी शुरू हुआ और चंदा मिलता है। तो चंदा मिलता है, हमने अपने सदस्यता से क्या जुटाया, हमने कूपन से क्या जुटाया, उसका हिसाब हम इनकम टैक्स में देते हैं। नहीं, लेकिन उसके साथ ही अश्विनी जी, उसके साथ ही जिस तरीके से आप काले धन के खिलाफ थे, अगर मान लीजिए किसी को 1 करोड़ रुपए देना है तो भाई वो 20-20 हजार नहीं 19-19 हजार रुपए के बॉन्ड बनवा करके आपकी पार्टी को फंड दे देगा। और आप जो है देखिए, अभी जिस तरीके राकेश जी ने कहा, ये बात स्वीकारी जा सकती है, क्योंकि ये एक उदाहरण पूर्व के तौर पर देखा जा सकता है कि मंदिर पर अगर कोई जाता है, कोई श्रद्धालु जाता है, तो कुछ न कुछ आस्था के साथ जाता है। वो चाहता है कि 10 रुपए का अगर वो प्रसाद चढ़ाएगा तो उसकी कोई ना कोई ऐसी मनोकामना होगी जो भगवान उसकी पूर्ति करेगा। तो अगर ऐसी मनोकामना लेकर के कोई अरबपति खरबपति कोई बिजनेसमैन पार्टियों को फंड देता है, वो बीजेपी के लिए हम नहीं कह रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस की सरकार हो, उसको देती है, तो वो कोई किसी न किसी उसका कहीं ना कहीं लाभ छिपा होगा ना उस फंड के पीछे। 19-19 हजार के वो बॉन्ड खरीद सकती है और कई बॉन्ड आपको दे सकती है, उसका तो कोई हिसाब नहीं रहेगा आपके पास। जी ठीक है, बहुत बढ़िया उदाहरण राकेश जी ने दिया और आपने पूछा योगेश जी। मैं ये कहता हूँ कि जितने लोग मंदिर में जाते हैं और ये सोच के जाते हैं कि हाँ हमारा जो है ये हम यहाँ रुपया डालेंगे, यहाँ पर चंदा दे देंगे, गुप्त दान दे देंगे या बता के दे देंगे,
घर आते ही उनकी झोली जो है भर जाती है सबकी। ऐसा नहीं है। हाँ, इसको नकारा भी नहीं जा सकता है। मैं उस व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो इन चीजों पर मैं पर्दा डालू, राकेश जी। ये नकारा भी नहीं जा सकता है, लेकिन इसमें 100% की सच्चाई भी नहीं है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, हमारे यहाँ लगभग जो है सदस्यों की संख्या मतलब इतनी तो किसी की नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। मैं अपने 50% लोगों की बात कर रहा हूँ। तो भी हमारे यहाँ अगर 5 करोड़ सदस्य हैं, मान के चलिए एक राउंड फिगर में, तो 5 करोड़ सदस्य, जो मतलब पूरे सदस्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आधे की बात कर रहा हूँ। अगर वो सदस्य अगर 1000 रुपया देते हैं तो कितना रुपया होता है बताइए। इसी तरीके से कोई व्यक्ति है उसमें 5 करोड़ में, कोई संस्था भी है उसमें, कोई ट्रस्ट भी है, कोई जो है अधिकारी भी है। तो ये इसमें ऐसा नहीं है कि हम इसको कह रहे हैं कि चंदा आता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि चंदा देने के साथ जब हम उनका एक उल्लेख करते हैं, पार्टियों में नाम बताने का नहीं है, पार्टियों में यह है कि किस स्रोत से आया। देखिए, असली जो अंडरलाइन करने वाली चीज है योगेश जी, कि किस स्रोत से आया। ये इनकम टैक्स भी स्रोत देखता है, क्योंकि 29A में हमको चंदा लेने का अधिकार है और 1967 से, मैं एक बात बता दूं राकेश जी, आप ध्यान दीजिएगा, 1967 से चुनाव सुधार की बात की जा रही है। आप लोगों ने सुधार नहीं किया। 19A में हम चंदा ले सकते हैं, ये इनकम टैक्स कहता है। इसमें 20,000 से ऊपर लेने में हमको नाम उजागर करना पड़ेगा। 20,000 से कम है तो उसमें जो है, उसमें भी जो नाम उजागर होते हैं योगेश जी, उनके यहाँ एक नोटिस जाती है इनकम टैक्स की। जो प्रक्रिया है मैं बता रहा हूँ, वो बताता है कि हाँ मैंने गेहूं बेचकर चंदा दिया या मैंने अपनी नौकरी से सेविंग करके दिया। वो उसका जवाब दे देता है, बस इसके लिए एक वहां नोटिस जाती है। तो ये बहुत ही स्पष्ट और पारदर्शी है कि हमारे क्या स्रोत हैं। पूरा देश इतना बड़ा है, अगर एक उनकी क्या नाम है, शरद पवार जी की जो पार्टी है, एक जनता दल यूनाइटेड है, या नवीन पटनायक की पार्टी, या छोटी पार्टियां हैं, उनको भी देखिए कितने चंदे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं से उनके कूपन से आता होगा, उनके सदस्यों से आता होगा, उनको कहीं ना कहीं औद्योगिक घराने देते होंगे, उनको अधिकारी देते होंगे, उनको विदेशों से भी हमको चंदा लेने का राजनीतिक दलों को छूट है। जी राकेश सिंह जी, आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो इतने कार्यकर्ता हैं कि अगर वो 1,000 रुपए देंगे तो उनका खजाना तो ऐसे ही भर जाएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि वो माध्यम बताते हैं कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला, किस व्यक्ति ने दिया ये उजागर करना जरूरी नहीं है। देखिए, मैं ये कांग्रेस की बात कर रहे थे कि कांग्रेस के समय चंदा मिलता था, निश्चित तौर पे मिलता था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने यह आवाज नहीं उठाई थी कि आप चंदे को 1 नंबर में कीजिए और ऐसा नियम कानून बनाइए। जो भी विपक्षी दल थे उस समय जो व्यवस्था चलती थी उस समय अनुसार चलती थी, उससे इनकार नहीं है। अब उसमें कितनी पारदर्शिता थी, नहीं थी, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उसके बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं, पारदर्शी व्यवस्था होना चाहिए, तो कानून बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की थी। प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा एकत्रित किया जाएगा और चंदा इस तरीके से दे सकते हैं। मैं एक सुधार यहाँ आपको कर देता हूँ कि इनकम टैक्स नोटिस नहीं देता है, उसमें इनकम टैक्स छूट का सर्टिफिकेट देता है। अगर मैंने लोन, मुझे अगर चंदा देना है, मैंने केवाईसी अपनी ओके कराई बैंक में और मैंने 20 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया, तो 20 करोड़ का मुझे एग्जेम्प्टेड का लेटर मिलेगा, मेरी केवाईसी ओके होगी। भारत में केवाईसी ओके होने का कितना आसान तरीका है, पूरा देश जानता है कितनी तरह की केवाईसी बनती है और कैसे ओके होती है। दूसरी बात, जिनने उस बॉन्ड से चंदा दिया है उसका नाम बैंक भी नहीं बताएगी और पार्टी को भी नहीं मालूम रहेगा, और उसके बाद वो बॉन्ड वहां से लेने के बाद जिस पार्टी कार्यालय में जाके देना है देगा। अब इसमें इस व्यवस्था में आप देखिए कि कितनी आत्मनिर्भरता है, आत्मनिर्भर भारत है कि मैंने 20 करोड़ रुपए एक इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। अब मुझे पता है कौन सी पार्टी को देना है, किससे मेरा काम हुआ, कौन से मंत्री से हुआ, किस प्रधानमंत्री से हुआ, उसको जाके मैं दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ये सब व्यवस्थित चल रहा है, लेकिन नाम किसी का नहीं आएगा, ना बैंक नाम बताएगी, ना पार्टी कार्यालय में नाम रहेगा,
ना उसका कोई हिसाब रहेगा। 20 करोड़ आए, ये बॉन्ड खरीदे, ये सोर्स है, ये सोर्स ये बताएंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से आए नहीं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि वो तो इनके कार्यकर्ता हो सकते हैं भाई, 1000 रुपए के बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब वही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में है कि सबसे बड़ी पार्टी आज बन करके उभरी है, तो वो गेहूं बेच करके भी पार्टी को फंड देते हैं। मेरा वही बोलना है कि 1000 ये अगर उसमें हिसाब गेहूं बेच के देने का होता इलेक्ट्रल बॉन्ड में, तो मैं मान लेता कि गेहूं बेच के 20 करोड़ लाए। ऐसा कुछ नहीं है उसमें मैं ये चंदे की बात ही नहीं कर रहा हूँ 1000-2000 की, मैं बात कर रहा हूँ 5-5 करोड़ से ऊपर की, 10-10 करोड़ से ऊपर की। ये कौन सा कार्यकर्ता है जो 10-10, 5-5 करोड़ आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा दे रहे हैं पार्टी को, किसी भी पार्टी को दे रहे हैं, बिना काम के, बिना फायदे के, बिना लाभ के। गजब के गेहूं उत्पादन करता है। ये तो अरब खरबपति किसान है भारतीय जनता पार्टी के, और अरब खरबपति कार्यकर्ता है जो 5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड में। बैंक से पूछिए कितने बॉन्ड बिके, वो तो बताएगी बैंक। और 2500 करोड़ जो मिले हैं, कितना पार्टी से चंदा मिला है इनसे पूछिए, कितने सदस्यों से 1000 रुपए आया है, और कितना 1500 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड से आया है। क्यों आया है? इसीलिए आया है कि उसमें चोरी करने का सीधा रास्ता मोदी जी ने रखा है, और सभी पार्टियां उसका आनंद उठा रही हैं। उसमें कांग्रेस भी तो शामिल है। बंद होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस अभी व्यवस्था उसमें शामिल है, चंदा का आनंद उठाने में शामिल होती तो हमारा भी 2500 करोड़ चंदा होता। ऐसे काम अगर करते तो आज 2004 में भी देख लीजिए कितना चंदा है कांग्रेस का। कांग्रेस एक व्यवस्था बनाती है सब पार्टियों का अभिमत लेके, ऐसे अंधा कानून नहीं बनाती है कि ये कल लागू कर दिया और अपनी व्यवस्था देख लो कि अपने पास पैसा कैसे आएगा, बाकी को थोड़ा बहुत मिल रहा है मिलने दो। कांग्रेस जब भी सत्ता में आएगी इस कानून को पारदर्शिता पे पूर्ण बनाएगी, निश्चित तौर पे बनाएगी। ठीक बात। अश्विनी शाही जी, राकेश जी ने कानून व्यवस्था को लेकर के और इस योजना को लेकर के सवाल उठाया है कि जिस तरीके से संसद में ये इस योजना को पारित किया गया है। बता दें आपको कि इसके लिए एडीआर के संस्थापक और ट्रस्टी प्रोफेसर जगदीप छोकर ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये नियम संसद के अंदर पास किया गया है, ये योजना, वो संविधान के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सोचिए, एडीआर के संस्थापक ने सवाल उठाया है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी तो कुछ ना कुछ होगी ना, वो झांकने की जरूरत तो है। आप ये कहते हैं कि पारदर्शी योजनाएं लाएंगे, पारदर्शी, हर व्यक्ति का अधिकार है कि सरकार कहां खर्च कर रही है, पार्टी कहां खर्च कर रही है, जनता का पैसा जनता के बीच में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसे जानने का अधिकार है। आप बताइए भाई, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, इतना बड़ा फंड जो, ठीक है, आपको डोनेट जो कर रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अभी जैसे उदाहरण हमने दिया कि टैक्स छोड़ा जाता है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, ये तो सवाल तो उठना लाजमी है ना कि बड़े बड़े, अगर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाता है तो बड़ी बड़ी होर्डिंगें लग जाती हैं पूरे देश में, प्रदेश के अलग अलग जिलों में। लेकिन जब यही उद्योगपतियों का बड़ा टैक्स माफ किया जाता है, बताइए किसने होर्डिंग लगवाई, किस सरकार ने होर्डिंग लगवाई? तो ये क्या अदले बदले की भावना नहीं कि भाई हम आपका टैक्स माफ कर रहे हैं और आप हमको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाइए दूसरे तरीके से। योगेश जी, यही तो बात कही अभी राकेश जी, तो बार बार ये चीज कह रहे हैं कि कितना मिला हमको। मैं तो कह रहा हूँ कि 233 करोड़ रुपए का चंदा मिला है आपको, और अब जाके 19 करोड़ हो गया, क्योंकि पार्टी आपकी सिकुड़ गई है, खत्म हो गया है। इसका मतलब कि जब 233 का मिल रहा था आपको तो आप काम कर रहे थे, आपकी सरकार यही कर रही थी उस समय कि 233 का था तो कानून बनाने का हक नहीं था। दूसरा, इन्होंने एक सवाल मैंने कहा, इन्होंने अभी कहा कि कोई सरकार ने कोई कार्यक्रम नहीं चलाए। 1967 से जब चुनाव सुधार की बात हो रही है तो आपकी पार्टी क्यों नहीं उस पर जागी? क्योंकि उस समय आपको चंदा मिल रहा था, आपकी पार्टी बड़ी थी, अकेले थी, सब आपके पास आ रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी ने आपकी पार्टी को हाशिए पर खड़ा कर दिया है, तो आपकी पार्टी कहीं नहीं रही, तो अब 17, 18, 19 करोड़ का चंदा आपको आ रहा है, मैं मानता हूं। लेकिन एक बात और मैं बताऊं आपको, धारा 293A, चोरी का नियम बना, राकेश जी सुन लीजिए भैया, धारा 293A ये अधिकृत करती है भारतीय उस धारा, उसमें इनकम टैक्स की धारा है कि आप विदेशी फंडिंग ले सकते हैं, और वो विदेशी नहीं, ये गैर सरकारी कंपनियों से पैसे ले सकते हैं 293A में, और उसको बताना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि
उन कंपनियों का से नाम नहीं आता है। देखिए नाम किसका बताया जाता है, उस पर टैक्स जमा होता है। अगर मान लीजिए एक मैं एग्जाम्पल देता हूं कि एक्स कंपनी ने हमको देना है 10 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर इलेक्टोरल ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट को वो पैसा देगी, हमें नहीं देगी। धारा 293 में वो हमको नहीं देगी, वो ट्रस्ट को देगी, और ट्रस्ट फिर राजनीतिक दल को पैसा वो देता है। ये पूरा सिस्टम है। तो जब हम अपना ITR दाखिल करते हैं तो उस ट्रस्ट का नाम हम देते हैं। जैसे हमने दाखिल किया प्रूडेंट से हमको सबसे ज्यादा पैसा मिला था, तो हमने किया कि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने हमको सबसे ज्यादा पैसा दिया, उसका नाम हमने उजागर किया। तो इसमें ये नहीं है कि हम किसका राम मनोहर कौन सा पैसा दे रहे हैं, श्याम जी क्या दे रहे हैं, और मजदूर क्या दे रहे हैं। ठीक है, आपने धारा का जिक्र किया, तभी मैं कुछ देख रहा था तो शोकर साहब ने एक बात कही है, क्योंकि उन्होंने ADR के जो संस्थापक हैं उन्होंने सवाल उठाया है, तो उन्होंने तर्क भी एक दिया है, और उन्होंने तर्क ये दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय को जो बजट में डाल दिया गया है, जब पेश किया गया सदन के अंदर तो उसे बजट के अंदर डाल दिया गया, और ये मनी बिल होता है चूंकि बजट। लेकिन जो उन्होंने ये कहा कि जब बहुमत से ये पास होना था तो संविधान के अनुसार मनी बिल का मतलब ये है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च होगा वो मनी बिल का हिस्सा होगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का तो ऐसा कोई है ही नहीं, कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, तो आप उसको मनी बिल में डाल करके उसको पास कराते हैं, मतलब दूसरे रास्ते से घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं। तो ये संविधान के अनुरूप कहां हो सकता है? नहीं है तो ये पास ही नहीं हो सकता है। संविधान में कोई संशोधन तो हुआ नहीं उसके खिलाफ, उसके लिए संविधान में संशोधन तो किया नहीं। रास्ता तो एक दूसरा अपना है ना, उसे मनी बिल में डाल दिया आपने उसको दिखा दिया। योगेश जी, अब सवाल उठाने की बात पर आ जाइए। सवाल तो यहाँ पर लोग सेना पर भी उठा देते हैं, सवाल तो यहाँ पर जो है देश के जो हमारे क्या कहते हैं मिलिट्री के जो कमांडर है उनको भी लोग कहते हैं कि सड़क का गुंडा है। तो वो भी सवाल तो कुछ भी होगा। अभी तालिबान का हुआ, उसमें भी देखिए हिंदुस्तान में कितने सवाल उठ गए। तो हिंदुस्तान में सवाल जरूर उठते हैं। आज मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। GST आई, कांग्रेस ने उसका पानी पी पी करके विरोध किया, राहुल गांधी हो या नीचे के कार्यकर्ता हो या किसी भी दलों ने खूब विरोध किया। आज हिंदुस्तान में जितने लोग टैक्स चोर थे, जो टैक्स की चोरी करते थे, वो सब लगभग टैक्स के दायरे में आ गए, और 1 लाख करोड़ से ऊपर का राजस्व आपके पास आएंगे। आपके पास आएंगे, एक सेकंड रुकेंगे, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले जवाब राकेश सिंह जी से ले लेते हैं, और उसके बाद हम आपको बताते हैं जो आपने ये सवाल उठाया है और ये बात कही है कि सवाल उठाना लोगों का काम है। राकेश जी, आप बताइए, आप तो हर बात पर सवाल उठा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, आप तो जवानों को लेकर के भी सवाल उठा देते हैं, आपको कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो किसी भी मुद्दे को आप तूल देने लगते हैं। देखिए 70 साल कांग्रेस का शासन रहा, तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे योग्य प्रधानमंत्री, जिनको मैं आज तक का सबसे योग्य नेता मानता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने जितने भी सवाल जब जब विपक्ष में रह के उठाए, जो भी प्रधानमंत्री था, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो या अन्य रहे हो, उन्होंने अपने जवाब दिए। इस देश में सवाल का जवाब देना कांग्रेस को आता है, कांग्रेस ने हमेशा दिया है। लेकिन ये सिर्फ 7 साल का जो शासन है, जो इस देश को बर्बादी की कगार पे ले गया है, जिसने GDP समाप्त कर दी है, उस देश का प्रधानमंत्री या मंत्री जवाब देना पसंद नहीं करते हैं, ना संसद में, ना संसद के बाहर, ना पत्रकारों को, ना जनता को। ऐसा क्यों? क्या हर सवाल में ये लगता है उनको कि हमने चोरी की है, इसलिए वो जवाब नहीं देना चाहते हैं? दूसरी बात, जितने भी कानून बनाए हैं, जिनकी भी चर्चा कर रहे हैं, आप GST ले लें या अन्य कानून ले लें, वो सब कांग्रेस के समय के बने थे और उनको विकृत रूप में लागू करा, उससे देश बर्बादी की कगार पे गया। इन्होंने जो एक उल्लेखनीय काम करा वो नोटबंदी का था, कि ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं, ऐतिहासिक प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आज नाम नहीं लेते हैं। उसी की वजह से हम आज ये बर्बादी की कगार पे खड़े हैं। नहीं तो नोटबंदी का नारा लेके तो ये वोट मांगने जाना था, नहीं जाते हैं, डरते हैं नोटबंदी का नाम सुन के। विदेशों से काला धन लाएंगे, क्या नारा चलता था, एक एक आदमी को 15 लाख मिलेंगे, सब कुछ था, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर आपकी नीति ठोस है, आपकी नियत साफ है, तो आपने ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कानून है, जब आपने इसको लागू करा, वो चोरी से करा।
उसमें नियम बनाए, वो चोरी के बनाए कि चोरी कैसे हो सकती है। आज जो चंदा मिल रहा है वो आतंकवादी संगठन से मिल रहा है या विदेशी के कोई दुश्मनों से मिल रहा है, ये भी नहीं पता है भारतीय जनता पार्टी को। आ कहां से रहा 2,500 करोड़? ये किसी भी पार्टी को, अन्य पार्टी को भी जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है कि पारदर्शिता सभी पार्टियों के लिए लाते, नहीं लाए। आज कांग्रेस इसका विरोध करके चंदा दूसरे तरीके से लेगी तो बोलेंगे कांग्रेस चोरी कर रही है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है राकेश जी, रास्ता आपको भी अपनाना चाहिए। अगर आपको ये रास्ता अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको उसका तिरस्कार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा इलेक्टोरल बॉन्ड पे हो रही है कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक बड़ी तादाद में ये लाभ मिलता है कहीं ना कहीं, और उसका नाम गुप्त रखा जाता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चंदा राजनीतिक पार्टियों को मिल रहा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के अगर जिक्र किया जाए तो पिछले 7 सालों में लगातार भारतीय जनता पार्टी सबसे ऊपर रही है। सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और जिस तरीके से इस बात को लेकर के, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के लगातार सवाल भी उठाए गए हैं, लगातार सदन में भी इनको लेकर के गहमागहमी हुई है। और इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आता है तो लगातार राजनीतिक दलों की रैलियां तूल पकड़ती हैं, और आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर किस पार्टी को कितना चंदा मिला और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये चंदे का जिक्र है। 2019-20 के वित्तीय वर्ष में ये चंदा मिला है, पार्टियों को मिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चंदा मिला है, सबसे ज़्यादा जो फंड मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। चुनाव आयोग के सामने पेश की गई एक वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। और ये आमदनी वित्तीय वर्ष 2018-19 में पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले 1,450 करोड़ रुपए से करीब 76% अधिक है। और जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 18 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल मिलाकर लगभग 3,441 करोड़ रुपए की राशि चंदे के तौर पर मिली। इस कुल राशि का करीब 75% हिस्सा बीजेपी के खाते में गया। और जहां एक तरफ बीजेपी को मिली राशि कई गुना बढ़ी है, तो वहीं 2019-20 वित्तीय वर्ष में ही कांग्रेस के इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केवल 318 करोड़ रुपए मिले। यह धनराशि उन 383 करोड़ रुपए से 17% कम थी जो पार्टी को 2018-19 में मिली थी। और 2019-20 में इसी माध्यम से जितना राजनीतिक चंदा दिया गया उसका सिर्फ 9% ही कांग्रेस को मिल पाया। तो इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरीके से कई बार सवाल भी उठ चुके हैं, और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार सफाई भी देती रहती है। विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जी, आप ही के पास आएंगे सीधे कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए क्या लगता है आपको, क्योंकि लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए गए हैं, कई अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको बिल्कुल पारदर्शी योजना बता रही है। योगेश जी, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं यहाँ पर। एक तरफ बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पारदर्शिता बनानी चाहिए और होनी भी चाहिए, क्योंकि यही जनता की अपेक्षा है कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला है और कहां से मिला है वो सार्वजनिक होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। ये अब आरटीआई क्यों आया था, और उसके तहत आप दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर अगर आप विपरीत स्थिति ले लीजिए कि यहाँ पर अगर विपक्षी दलों को ज्यादा चंदा मिलता मुनस्बित की जो भाजपा को मिला है, तो क्या तब भी आवाजें उठाते वो, तब भी ये एक आग्रह करते या दलील देते कि यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए और सार्वजनिक होने चाहिए नाम जिन लोगों ने चंदा दिया है किसी भी राजनीतिक दल को। तो ये दोनों पहलू है यहाँ पर। लेकिन बहरहाल मुद्दा ये भी है इस समय जो जिसका संज्ञान लेना पड़ेगा कि यहाँ पर
जब सरकार की तरफ से ये नोटबंदी कराई गई तो वहां पर ये दलील दी गई कि नकेल कसनी है काउंटरफेट करेंसी पे और कैसे टेरर फंडिंग हो रही है, गलत इस्तेमाल हो रहा है काले धन का, और कैसे यहाँ पर धड़ल्ले से जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं जो कैसे वो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एक ये पहलू था सरकार ने जिसका जिक्र करा था, तो वहां पर उसी के तहत उसी के आधार पर सरकार का ही दायित्व बनता है कि यहाँ पर अगर ऐसी आवाजें उठ रही हैं यहाँ पर कि पारदर्शिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी चाहिए सरकार को, तो यहाँ पर उसमें क्या हर्ज है उसमें अगर कुछ ऐसी बातें होती है। और अब तो कई यहाँ पर याचिकाएं भी दायर करी गई हैं कि अलग अलग समाज के तबके से आवाजें उठ रही हैं। जब सिविल सोसाइटी मेंबर्स की बात करें, विपक्षी दलों ने इस बात की आवाज उठाई है कि यहाँ पर सार्वजनिक करना चाहिए कि चंदा किसने दिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर उसके पीछे क्या मंशा है। क्योंकि देखिए ये हर किसी का जानने का हक है, 130 करोड़ देशवासी हम लोग, कि यहाँ पर जो भी कॉरपोरेट या कोई एक निजी तरीके से अगर कोई चंदा देता है किसी राजनीतिक दल को, तो उसके पीछे उसकी खुद की अपेक्षा क्या है कि वो क्या किस चीज की चाहत रखते हैं। तो यहाँ पर अभी देखा हमने कि कैसे कॉर्पोरेट, क्योंकि देखिए विपक्ष का काम है हमले बोलना, और विपक्ष वो करेगा, लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष ने बार बार बोला कि जो मोदी सरकार है वो कॉर्पोरेट के साथ है और उसको एक मध्यम वर्ग का गरीबी रेखा के नीचे लोग नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पर सरकार का दायित्व बनता है। जैसे पेगासस स्पाईवेयर की बात चली थी कि सरकार हैकिंग करा रही है, तो वहां पर भी सरकार का दायित्व था कि सरकार संतुष्ट करे, आश्वस्त करे विपक्ष को, पूरे देश को, कि जो भी जिन लोगों के भी नाम बोले जा रहे थे कि इन लोगों की हैकिंग हुई है, स्पाइंग चल रही है, तो वो ये बातें अगर एक अच्छे तरीके से संवाद हो, सरकार भी आश्वस्त कर दे, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई मामला तूल पकड़ेगा। अश्विनी शाही जी, विपिन शर्मा जी भी वही बात कह रहे हैं कि अगर मांग उठ रही है तो सरकार सत्ता में आप हैं, सरकार आपकी है, दिक्कत कहाँ आ रही है कि इसको सार्वजनिक तौर पर किए जाने के लेकर के। आपने कहा इसके पहले आपने कहा था कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष तो हर मुद्दे पर सवाल उठा देता है, आरबीआई तो नहीं हर मुद्दे पर सवाल उठाती, आरबीआई भी इसके समर्थन में नहीं थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो नहीं हर मुद्दे पर सवाल उठा देता, वो भी इसके समर्थन में नहीं था। योगेश जी देखिए, अभी विपिन जी ने अपने शुरुआती में कहा कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अगर उनको मिल गया होता तो ये सवाल नहीं होता, और आरबीआई और इलेक्शन कमीशन, मैंने अभी पहले भी कहा कि 1967 से चुनाव सुधार का कार्यक्रम चलाने की बात हो रही, चुनाव सुधार की मांग की जा रही है, और 67 से और अब तक हम लोग कितने दिन सत्ता में रहे, वो कितने दिन सत्ता में रहे, तो उन लोगों ने इनिशिएटिव नहीं लिया। अब 7 सालों में हम लोगों ने जो भी किया, देखिए इसमें आ रहा है, कोई भी, मैंने बहुत खुले तौर पे कहा है कि जैसे एक एग्जांपल लीजिए आप, कांग्रेस सबसे ज्यादा दिन तक सत्ता में रही, उनको लगभग 4 से 5 हजार करोड़ चंदे का जो पता चला है, जो उन्होंने बताया है, उसमें 83% अज्ञात स्रोतों से आया है, 83%। बीजेपी को भी चंदा मिला है, उसमें लगभग 60% जो है अज्ञात स्रोतों से आया है। मैं कह रहा हूँ उसमें है 60% के आसपास अज्ञात स्रोतों से है। तो मैंने बताया कि ऐसा कोई नियम कानून नहीं था और अभी भी नहीं है कि जिसमें हम किसी व्यक्ति का नाम दें। हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि अगर 293A धारा में कोई भी गैर सरकारी कंपनी हमको इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से पैसा दे सकती है, वो देती है, और उसका नाम हम उजागर करते हैं। योगेश जी मैं एक उदाहरण देता हूँ हमको। एक टोरेंट पावर कंपनी है, नाम टोरेंट पावर का है। टोरेंट पावर ने हमको 14 करोड़ रुपए का चंदा दिया और कांग्रेस को 13 करोड़ का चंदा दिया। दोनों लोगों का नाम हमने उजागर किया, कांग्रेस ने नहीं किया था। तो ये चीजें हैं, हो सकता है कोई हम ना उजागर कर रहे हो, तो कई जगहों पे। ठीक है, आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छा काम किया। आप 7 साल से हैं, अगर इसकी मांग उठ रही है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपने चुनाव सुधार की बात का जिक्र किया, भाई 543 सांसद हैं अगर संसद के अंदर, 157 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं, और अगर आज सुनवाई हो जाए तो मुझे लगता है 7 साल की इन्हें सजा होनी ही होनी है। और ये सदन के अंदर बैठ करके कानून नियम बना रहे हैं, यानी हर तीसरा सांसद गंभीर मामलों में फंसा हुआ है।
और हर अगर देखा जाए और आंकड़े निकाले जाएं और गहराई तक जाया जाए तो हर दूसरा सांसद ऐसा है जिसके ऊपर कोई ना कोई मामला दर्ज ही है। आप कह रहे हैं भाई सरकार में आप बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे 2014 के पहले, मुझे याद है वो भाषण यूपी में दिए थे, उन्होंने कहा था सदन के अंदर कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं जा पाएगा सदन के अंदर, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो। और मैं आंकड़ा दे रहा हूं 543 में 157 सांसद हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं, गंभीर बता रहा हूं। वो आपके भी सांसद हैं और कांग्रेस के भी हैं, अन्य दलों के भी हैं। आप ऐसा कोई कानून क्यों नहीं ला रहे हैं भाई? आप तो तमाम सारे ऐसे कानून ला के सामने कर दिए ना। किसानों का बिल आपने ला दिया, किसान विरोध कर रहा है, आप अपनी जगह अडिग है, किसान अपनी जगह अडिग है। आप ऐसा कोई कानून लाइए ना सदन के अंदर, पेश तो करिए, पहल तो करिए। 57 साल तक जो है, 56 साल तक जिसने राज किया, आपने इस सवाल को पूछा और उनको हटाया, लेकिन 57 साल लगाया। हम 7 साल से हैं, तो जो सवाल आपने उनसे पूछा 57 सालों में, जिसके लिए हमने मिलकर हटाया उनको, तो 7 साल में बहुत से गर्द साफ करने हैं। अभी 7 साल हुआ है और हम दिन ब दिन रोज गर्द साफ कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी योजनाएं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको ले आकर सही किया जा रहा है। रही बात आपकी जो भावना है, उसका मैं सम्मान करते हुए कहता हूं कि कुछ दिन बाद ऐसे नियम कानून जरूर आ जाएंगे कि जिसमें अपराधी वहां पर नहीं बैठे मिलेंगे। उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक अधिकारियों को अपने कहा कि जितने अपराधी हैं या तो इनको जेल में भेजो या ये प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो ठोक दो। ये कहा था या नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था। तो उसमें विरोधी दलों ने, मीडिया ने, सबने कहा था अरे एक ऐसा मुख्यमंत्री आ गया कहता ठोक दो। आज उसका असर हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि संगठित अपराध समाप्ति की तरफ है। हम और कुछ जो भी कर रहे हैं उसमें अपराध का एक बहुत बड़ा हाथ होता है कि बाहर की कंपनियां आती नहीं है हमारे यहाँ, कहती अरे बड़ा भयावह दृश्य है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश कितना बढ़िया कर रहा है। आज जितना मोबाइल देश में बनता है उसका 54% हम उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। सैमसंग की 3 यूनिट आपके नोएडा शहर में लगी हुई है। कौन लेके आया है? जी कौन लेके आया है कंपनी को? यूपी में कौन लेके आया है तो क्या कंपनी को? सैमसंग का आप जिक्र कर रहे हैं, कौन लेके आया है उत्तर प्रदेश में? योगेश जी, सरकार ने बढ़िया माहौल दिया तो कंपनियां आई हैं। कंपनियों ने यहाँ हमने इन्वेस्टर मीट कराया है, उसके बाद अश्विनी शाही जी, मैं बीजेपी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इंडिविजुअल में किसी को नहीं कह रहा हूं, मैं सारे राजनीतिक दलों को एक नजर देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमने और सुन लीजिए, हाँ मुझे पता है बहुत अच्छा माहौल है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो आपराधिक छवि से अवैध न जाने राजधानी लखनऊ के अंदर कितनी बिल्डिंगें बना रखी हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला है। आप हमसे मांगिएगा, हम दे देंगे आपको एक लिस्ट और आप मुझसे दावा करिएगा कि वो बिल्डिंग आप धराशायी करवा देंगे। बीजेपी के नेताओं की है अवैध बिल्डिंग बनी है, ना तो एलडीए प्रशासन कुछ उस पर कर पा रहा है और ना ही आवास विकास कर पा रहा है। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ आ रहे हैं बात को। हाँ, आपकी बात को मैं मान ले रहा हूँ, लेकिन आप ये बताइए, आप कहीं से कूड़ा साफ करना शुरू करते हैं, ठीक है, कूड़ा क्या इकट्ठा फील्ड का कूड़ा इकट्ठा साफ कर लेते हैं? विपिन जी से पूछ लेते हैं कितना कूड़ा साफ हुआ अब तक। आधा सेकंड हमको दे दीजिए जी, आप क्या पूरे फील्ड का कूड़ा इकट्ठा साफ कर देते हैं? समय लगेगा और साफ किया जाएगा, चाहे अपराधी बीजेपी का हो या सपा का हो, बसपा का हो या कहीं का हो। उत्तर प्रदेश में अगर है और अपराध कर रहा है तो उसको यहाँ पर या तो जेल जाएगा या मार दिया जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ। ठीक, विपिन जी, अच्छा माहौल सबको दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सरकार को अच्छा माहौल देना चाहिए, इसीलिए सरकार को जनता चुनती है और सरकारें बदलती हैं किस लिए? इसीलिए क्योंकि जब एक सरकार होती है, एक वो नहीं जनता के अनुरूप खरी उतर पाती है तो उसके बाद सरकार बदल जाती है, जनता निर्णय दे देती है। विपिन जी, 7 साल का हवाला सुनते सुनते 7 साल हो गए, यानी 1 साल 2 साल ठीक है, 3 साल, अभी 4 साल हुए, 5 साल हुए, 6 साल हुए और अब 7 साल का हवाला दिया जा रहा है कि अभी केवल और केवल 7 साल हुए हैं। आप
सदन के अंदर जाने से पहले, आप खुद सदन के अंदर जाने से पहले आप बिल्कुल मतलब इतनी गहराई के साथ और जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि सदन के अंदर कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति एंट्री नहीं हो पाएगी। क्या 7 साल में अब तक ऐसा कोई कानून नहीं लाया जा सकता था? क्योंकि मुझे लगता है अश्विनी शाही जी कह रहे हैं होगा एक दिन ऐसा भी होगा ठीक है। अगर जनता ये कह रही है कि उसका पैसा कहां जा रहा है, पार्टी को कितना कौन पैसा दे रहा है, इसकी जानकारी हमें चाहिए, तो पार्टी को तो बिल्कुल देनी चाहिए कि आप हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, आप चापर से उड़ रहे हैं और जनता का पैसा है वो आप बता रहे हैं फंड आ रहा है। हमने एक सवाल किया, किसानों का कर्ज माफ होता है तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लग जाती हैं, लेकिन जब उद्योगपति घरानों का होता है बिल, आज तक मैंने एक होर्डिंग नहीं देखी कहीं कि इतना 1,67,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया उद्योगपतियों का। मैंने होर्डिंग नहीं देखी कहीं। क्यों? योगेश जी देखिए, यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी। आज हम चर्चा जब कर रहे हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में है ये विषय, और बड़ा गंभीर विषय है यहाँ पर। और ये सबसे पहले दर्शकों की जानकारी के लिए ये अति अनिवार्य बन जाता है कि यहाँ पर हम बोलें कि ये इसके पीछे वजह क्या है। चुनाव, और चुनाव को क्यों तवज्जो दी जाती है? क्योंकि सत्ता पाने की होड़ में कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं रहना चाहता कि सत्ता से ही जो है सब चीजों की प्राप्ति होती है। तो ये भी, और कोई भी राजनीतिक दल बोले कि हम इससे अछूते हैं तो यहाँ पर वो बात बिल्कुल सरासर गलत होगी, किसी के गले नहीं उतरेगी। जनता जनार्दन होती है, जनता जब अपना जनादेश देती है तो अच्छे खासे राजनीतिक दलों के, जिनको पीछे वर्षों में प्रचंड बहुमत मिला होता है, उनके सुपड़े साफ करने की क्षमता रखती है कि जनता, उनका एक बेशकीमती वोट, और वही जनता है, उसकी ताकत है कि जिसको कम नहीं हाँकना चाहिए, कि वो सत्ता पे काबिज कराने की भी क्षमता रखती है। आपने आम आदमी पार्टी को देखा, और यहाँ पर दोनों पहलू हैं यहाँ पर, कि पहले बोला गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से हम चुनाव में उतरेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद देखा कि चुनाव में उतरे भी और जनता ने भी उनको स्वीकार करा। बहरहाल मुद्दा ये है कि यहाँ पर सत्ता पाने की जो ये कवायद चलती रहती है, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व जिनको चुनाव कहते हैं, वहां पर उसके लिए हर कोई दमखम से उतरना चाहता है। और उसमें पहले आप देखते थे यूपी बिहार में क्या होता था, बाहुबल, वो एक शब्द का बार बार बोला जाता था, और अब धन बल। तो धन बल और बाहुबल को ये नई बात नहीं है, ये कहें कि ये 2014 से ही आया है, ये तो एक रिवायत रही है यहाँ पर, कि यहाँ पर ये कहना, तो वहां पर कोई भी राजनीतिक दल इसे अछूता नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि जब पारदर्शिता की बात होती है, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अपना एक सपना साझा करा था कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, और इस वर्ष भी उन्होंने बात बोली कि आतंकवाद और विस्तारवाद ये सबसे बड़ी चुनौतियां पेश करता है हमारे देश के सामने। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि कोरोना काल में भी हमने जीके देख लिया और जीडीपी का आंकड़े धरातल पे आए, और अभी भी पिछली बारी हमने देखा जब बजट पेश करा गया कि बोला गया कि यहाँ पर वी शेप रिकवरी हुई है आपकी इकोनॉमी की। और यहाँ पर एक बात तो निश्चित है कि इन्वेस्टर समिट भी आपको कराने पड़ेंगे, और आपको हिंदुस्तान की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, अगर आपको विदेशी निवेश चाहिए और आप चाहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े कंपनियों के प्लांट लगे, यहाँ पर रोजगार उत्पन्न हो, तो यहाँ पर उसके लिए जब तक आप धारणा हिंदुस्तान के बारे में अच्छी नहीं बनाएंगे तो ये तो सबका दायित्व बनता है। यहाँ पर हम बोलना शुरू कर दें ये हिंदुस्तान नहीं है, ये लिंचिस्तान बन गया है, यहाँ पर मेक इन इंडिया नहीं है, रेप इन इंडिया है। तो ये कहाँ की समझ है? तो ये हम सबका देश है, किसी ने किसी से सबूत नहीं मांगे कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं या देश प्रेमी है। जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, तो वो निश्चित बात है, वो स्वाभाविक बात है कि अपने देश से प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर राजनीति के चक्कर में, सियासी रोटियां सेकने के चक्कर में, इस होड़ में कि कौन आगे निकल गया है या कौन हम पीछे ना रह जाए, वहां पर ये भूल जाते हैं कि अपना दायित्व क्या है। यहाँ पर दायित्व सबसे पहले ये बनता है राष्ट्रहित और जनमानस से जुड़े जो मामले हैं कि यहाँ पर आपको विकास को भी तवज्जो देनी है। अर्थव्यवस्था जो बिखरी हुई है, पटरी से अलग हो रखी है, तो उसको भी आपने पटरी पे लेके आना है। पहले चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर इतने समय चली जिसके कारण कई मुल्कों की इकोनॉमी ग्रस्त हुई। लेकिन अभी जब ये जो बात देखिए, दलील जो दी जाती है, नोटबंदी की आपने दलील दी कि जो टेरर फैक्ट्रीज चल रही हैं उन पे नकेल कसनी है, उसके बाद काला धन जो जिस तरह से उसका दुरुपयोग होता है। तो ये अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए हैं तो उसका दूसरा पहलू विपक्ष को हक बनता है कि वो पूछे कि भाई आप इसमें लेके आए, आप चाहते हैं कि नकेल कसी जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड आपने कर दिए, ठीक है। जैसे आपका वोट डालने जब जाते हैं, एक सीक्रेट बैलेट होता है कि वहां पर किसी को पता नहीं चलता कि दूसरे को कि या आपने किस पार्टी को वोट दिया, किस नेता को आपने वोट डाला अपना,
तो लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पास उसके सबके आंकड़े हैं, लेकिन यहाँ पर उसी तरह से पारदर्शिता एक पहलू सरकार अपनी तरफ से बोल सकती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है तो कम से कम वो काले धन पे और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है या वो गलत तरीके से धन इस्तेमाल होता था चुनाव में राजनीतिक दलों को दिया जाता, उस पर हमने नकेल कसी है। लेकिन विपक्ष को भी पूरा हक बनता है लोकतंत्र में कि वो सवाल पूछे कि आप काले धन पे जो नकेल कसने की बात कर रहे हैं वो कैसे होगा। यहाँ पर आप अगर जब तक सार्वजनिक नहीं करते जिन लोगों ने चंदा दिया है तो उसमें क्या, और साथ में अब आपने ये भी उस पर जो एक कैप लगा हुआ था कि विदेशी कंपनियां या विदेश से नहीं फंड आ सकता, तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि आश्वस्त करें। और लेकिन यहाँ पर आपने क्योंकि ये बात करी किसानों की बात करी, कानूनों की 3 कृषि कानूनों की बात करी, उस पर जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए हर एक जब भी किसी भी कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बीजेपी और या आम आदमी पार्टी, जब भी कोई नए कानून लेके आते हैं या किसी भी मुल्क में नए कानून आते हैं, वो किसी भी एक समाज तबके के लिए अगर लाए जाते हैं तो उनको और सशक्त करने के लिए लाए जाते हैं। कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि उनकी छवि नए कानून कुछ लेके आए तो उससे उनकी छवि धूमिल हो। तो वो तो ये कहना कि वो बिल्कुल वो अलग बात है कि यहाँ पर सरकार विफल रही है, मोदी सरकार विफल रही है कि किसान भाई जो देश के अन्नदाता है उनको समझाने में। दरअसल मैंने एक उदाहरण दिया था, मैंने एक उदाहरण ये दिया था कि अगर आप किसान उसका विरोध कर रहे हैं बिल का, आप वो बिल ला सकते हैं, तो आप ऐसे कानून क्यों नहीं ला सकते हैं? हमने उसका एक उदाहरण दिया था। रिफॉर्म, देखिए रिफॉर्म तो कई चीजों में लाने हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, पुलिस रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, और ऐसे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। और सरकार भी नई नीतियां लेके आए, लेकिन सरकार का दायित्व बनता है कि वो समझाएं, संवाद के माध्यम से समझाएं कि क्या बीच में अगर पेच फंसा है और किसान जो देश का अन्नदाता है वो समझ नहीं पा रहे या ऐसे। बाकी अभी हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या मुद्दा है कि क्या कारण है कि हम लोग सार्वजनिक नहीं कर पा रहे कि जो चंदा जिन्होंने दिया है। क्योंकि ये सीधा सवाल उठेगा कि जैसे ये बात बोली गई थी कि आपने जो जमाखोरी की जो सीमा है उसको खोल दिया है, तो पूंजीपतियों को तो बिल्कुल इसका फायदा पहुंचेगा कि जो वेयर हाउसेस की बात चली थी कि कृषि कानूनों को लेकर जो किसानों ने आशंका जताई थी, तो यहाँ पर अगर कॉर्पोरेट जगत के लोग अगर आपको चंदा दे रहे हैं तो उसके बदले वो क्या चीज की मंशा रखते हैं कि उनको क्या प्रलोभन मिलेंगे। ये सरकार का दायित्व बनता है। उनको बिल्कुल वो आश्वस्त रहेंगे भाई कि अगर हम चंदा दे रहे हैं पार्टी को तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। अश्विनी शाही जी, कोरोना काल का जिक्र किया विपिन शर्मा जी ने। कोरोना काल का अगर जिक्र किया जाए तो मार्च अप्रैल 2021 में 695 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है राजनीतिक दलों को मिला। उसमें हालांकि सबसे ज्यादा आप ही को मिला है, बीजेपी को। किसी दल ने ये नहीं कहा कि ये पैसा मुझे नहीं चाहिए इस समय में। अब मार्च अप्रैल में आप जानते थे क्या माहौल था। उस दौरान किसी ने ये नहीं कहा कि ये हमें नहीं चाहिए, आप जनता के लिए ये पैसा खोल दीजिए, जनता के लिए खर्च कर दीजिए, उनके लिए जो कर सकते हैं वो कर दीजिए। आप बताइए। बाकी दलों का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी ने हर जितने भी हमारे देश में औद्योगिक घराने हैं उनका आह्वान किया, उनसे और उन लोगों ने बाहें फैलाकर मदद भी की, चाहे वो टाटा हो, रिलायंस हो, अडानी हो या डालमिया हो। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सबसे सरकार ने आग्रह किया और सबने दिल खोलकर कहा। बाकी दल ने क्या किया मैं नहीं जानता, किसने क्या किया किसने नहीं किया। लेकिन ये अगर हमने चंदा लिया, देखिए आज चंदे की जो बात उठ रही है योगेश जी, और आपने एकदम बहुत तेजी में कहा कि क्यों किसानों के ऋण माफ किए जाते हैं तो होर्डिंग लगती है और यहाँ पर क्यों नहीं बताया जाता है। यहाँ भी बताया जाता है, लेकिन आपने रिफॉर्म लाने की जो बात की उसमें से 2-3 विपिन जी ने गिनाए भी। और अब मैं बताता हूँ कि रिफॉर्म के लिए देश में जो जरूरत थी, मैं बार बार 7 साल की बात कर रहा हूँ और आप इतने व्यग्र हो गए कि 7 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हम नहीं, मैंने ये कतई नहीं कहा अश्विनी जी, मैंने ये कतई नहीं कहा कि कुछ नहीं किया। ये तो आप अपने तरफ से आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैंने ये कहा जो काम किया उसका बिल्कुल सराहना की जाएगी, लेकिन जो कमियां हैं जो आपने वादे किए थे उनको भी करना चाहिए। मैं उन कमियों को दिखा रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जिसने जो संकल्प पत्र में वादा किया उसने किया। कांग्रेस इतने दिन तक रही और अभी भी लोग कहते रहे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा और 370 हट नहीं सकता। कांग्रेस कहता कोई हट ही नहीं सकता। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी ने 370 उस तरीके से हटाया जैसे एक दूध में पड़ी हुई मक्खी होती है, किसी ने कोई चीज नहीं हुआ। और उसके बाद अश्विनी जी कांग्रेस ने नहीं किया, इसी तरह तो जनता ने भी उनको इसी तरह हटाया जैसे दूध में मक्खी। आप देख रहे हैं ना आज कांग्रेस के क्या हालात हैं। मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए, मैं खत्म कर दूं अपनी बात को, उसके बाद मैं फिर से काउंटर ले लूंगा। मैंने कहा 370 ही एक मुद्दा नहीं है, हमको बाहर अपनी जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा भी करनी थी, हमने किया। हमने पाकिस्तान के आतंकवाद का विरोध किया, उनके घर में घुस के उनको मारा। हमने अपने देश की जनता को 100 साल हो गया था, 100 साल से तक ये महामारी कोरोना की नहीं आई थी, 80 करोड़ लोगों को हमने राशन भी दिया। कोई ऐसा देश नहीं है जो इतने दिनों तक राशन जनता को देगा, वो 1 किलो हो, 5 किलो हो, 10 किलो हो, कोई विश्व में राशन ऐसा दे तो बताइए। आज पिछले 3 महीनों से विपक्षी दल और सबने जो है मिलकर हल्ला मचाया, वैक्सीनेशन की बात की। आज हम लोग 70 करोड़ के ऊपर का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। कौन सा देश है जिसने 70 करोड़ वैक्सीनेशन किया है? तो ये सब चीजें योगेश जी, सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, सरकार उन प्राथमिकताओं को तय करती है और उस प्राथमिकता के आधार पर धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में काम करती है। आपका सवाल, मैंने ये नहीं कहा कि वाजिब नहीं है, जायज नहीं है। आज नहीं कल ये अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से आप जरूर करेंगे कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता आपको और मिलेगी, कि अब इसमें अगर आप चाहते हैं कि नाम उजागर हो सकता है कि नाम भी उजागर होंगे। विपिन जी आते हैं आपके पास, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं अश्विनी जी से। अश्विनी जी, आपने 80 करोड़ लोगों का जिक्र किया कि राशन फ्री में दे रही है सरकार, बहुत अच्छी बात है, इसकी सराहना की जानी चाहिए और की भी जा रही है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कितने करोड़ बच्चों का मिड डे मील उनको कितने दिनों से नहीं मिल पाया है? क्या आपको ये पता है कोई आंकड़ा? देश में कितने करोड़ बच्चों का उनका मिड डे मील नहीं पहुंच पाया? एक तरफ विद्यालय बंद है, हम किसी के घर में जाकर मिड डे मील नहीं बांटने वो कहाँ जा रहा है? वही नहीं, ठीक है, बस यही याद दिलाना चाह रहा था अश्विनी जी। केवल मिड डे मील का बजट पास हुआ है, वो कहाँ जा रहा है, केवल यही याद दिलाना चाह रहा था, उस पर कमेंट नहीं लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, मिड डे मील का जो बजट है वो आरटीआई का सवाल है, आप सरकार से आरटीआई करके मैं वही पूछना चाह रहा था अश्विनी जी, केवल वही पूछना चाह रहा था कि आपको जानकारी है इस बात की। ठीक है, विपिन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विपिन शर्मा जी से ले लेते हैं। विपिन जी, मैं दोनों बातें बोलना चाहूंगा। देखिए कि एक तो बात अपनी जगह बिल्कुल जायज है यहाँ पर कि जब सरकार ने ये बात अपना रुख बिल्कुल साफ करा कि जो पीएम केयर फंड पे जो चंदा दिया उस पर सवाल उठा रहे थे, तो क्या क्या सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, तो कोई भी राजनीतिक दल गिनाएगा, उसमें कोई किसी बात की कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी सरकार पीछे नहीं हटेगी कि ये अपनी उपलब्धियां गिनाए, और सरकार ने करा भी। यहाँ पर मोदी सरकार ने करा। पीएम केयर फंड पे अगर आप बात करते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात करें, वेंटिलेटर्स की बात करें, तमाम ऐसी जो सरकार पे जो दायित्व था तो उन्होंने निभाया भी। लेकिन साथ में दूसरी बात ये भी है यहाँ पर जो समझनी पड़ेगी, जो आप बार बार हम जिक्र कर रहे हैं चर्चा में किसान के कर्ज माफी पे, तो वो तो एक रिवायत रही है हिंदुस्तान में कि आप बोलते हैं कि कर्ज माफी हो रहा है और कर्ज माफ कर दिया किसान का, तो ये खुदकुशी क्यों कर रहे हैं किसान? क्या बेवजह खुदकुशी कर रहे हैं? इतने सालों से आजादी के बाद से हमारे देश का अन्नदाता जिसको हम नमन करते हैं, वो खुदकुशी किस लिए कर रहा है? तो वो तो रिवायत रही है। बात कर रहे हैं सुनिए विपिन जी, सरकारों को देखना चाहिए। चलिए, समय का अभाव है और आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, सरकार को इस बात को पारदर्शिता बनाने के लिए अगर सरकार दावा कर रही है तो मुझे लगता है कि इसको भी बताने की जरूरत होगी, क्योंकि लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि आखिर कौन व्यक्ति कितना चंदा किस पार्टी को दे रहा है। खबरनामा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काबू बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।